गुड मॉर्निंग। टास्क आधारित सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों L2 के हिंदी के जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। 81 नंबर से स्टार्ट है। तो पहला प्रश्न यानी 81 नंबर दिया है, जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा, यहां हम बात कर लेते हैं। एक से अधिक हो, अगर कहते हैं एक उद्देश्य और एक विधि हो तो वो तो साधारण वाक्य होता है। लेकिन एक से अधिक साधारण वाक्य हो, लेकिन वो क्या होता है, किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो, और संयोजक शब्द वहां भी कौन सा होता है, समानाधिकरण, यानी जो इकहरे रूप में आते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो यहां आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब तक विराज छात्रावास पहुंच गया होगा, वाक्य किस प्रकार का है, इच्छावाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। पहुंच गया होगा, इसमें संदेह हो रहा है कि अब तक विराज छात्रावास पहुंच गया होगा, होगा, होगी, होंगे, संदेह का बोध करवाता है। अतः यहां संदेहवाचक, आंसर डी, यानी पेपर में 82 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 83 नंबर, यहां दिया गया है, संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता। संज्ञा पद का जब परिचय दिया जाता है बच्चों, संज्ञा का प्रकार बताया जाता है, लिंग भी बताया जाता है, वचन भी बताया जाता है, काल नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि काल का बोध क्रिया के साथ किया जाता है, संज्ञा के साथ नहीं। अतः आंसर यहां डी होगा। 84 नंबर प्रश्न देखिएगा। 84 नंबर प्रश्न में दिया, उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। व्याख्यान विधि नहीं, उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहे हैं तो ये नहीं है। समस्या समाधान, सहयोगात्मक शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण विधि, यहां पर आंसर हमारा डी होगा। व्यक्तिगत शिक्षण विधि जो होती है वो उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। 84 में डी इसका सही आंसर है। 85 नंबर प्रश्न देखिए, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार बताए। तो यदि और तो जो आते हैं वो किसी संकेत यानी शर्त का बोध करवाते हैं, तो वहां तो बात करेंगे तो संकेतवाचक में आ जाता है। लेकिन यहां किस प्रकार के उदाहरण दिए गए यानी अर्थ के आधार पर बताते, तब तो हम इसको संकेतवाचक बता देते। लेकिन यहां पर पूछा क्या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। और यदि और तो जब आते हैं तो बच्चों मिश्र वाक्य में आते हैं। और मिश्र वाक्य में तीन भेद होते हैं, संज्ञा मिश्र, विशेषण मिश्र और क्रिया विशेषण। यदि और तो जो दोहरे रूप में आते हैं, वैधिकरण संयोजक शब्द जो आते हैं वो क्रिया विशेषण में आते हैं। अतः यहाँ क्रिया विशेषण मिश्र ने देकर केवल मिश्र दिया है, तो आंसर हमारा ए सॉरी बी होगा। अगला प्रश्न दिया है 86 नंबर, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, यानी जहां पर कार्य किया जाता हो, कोई ना कोई कार्य हो तो विधानार्थक होता है, लेकिन कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा, नकार या अभाव का बोध हो, मनाही कर दी गई हो, वो निषेधात्मक होता है। आप कहां जा रहे हैं, प्रश्नवाचक है, ईश्वर सबका भला करे, इसमें इच्छा का बोध हो रहा है, इच्छार्थक वाक्य है। राम खेल रहा है, ये विधानार्थक वाक्य है। सड़क पर मत खेलो, मत का बोध होता है, नहीं। ये अगर ऑप्शन में आज्ञार्थ होता तो ये आज्ञा का बोध भी करवाता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन अन्य है नहीं। वैसे निषेधात्मक में नहीं वालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह सड़क पर नहीं खेल रहा, इस प्रकार का कहा तो वो नकारात्मक है। लेकिन इसमें साथ में क्या, आज्ञार्थक। लेकिन इसमें ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें निषेध का बोध करवा गया। तो मत भी निषेध का बोध करवाता है और ये आज्ञा का बोध भी करवाता है, दोनों में आता है, आज्ञा और निषेध दोनों में आता है। अगर दोनों ऑप्शन में आते तो हम प्राथमिकता इसको किस में देते, आज्ञा वाले में। तो यहां पर और ऑप्शन न होने के कारण हम इसको डी जो है मत नहीं का बोध करवाता है, तो ये निषेधात्मक का उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देखिए, किस वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये तो हमने शुरू में पढ़ा था, सरल वाक्य कहलाता है, साधारण या सरल वाक्य। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। रूप परिवर्तन के आधार पर आपको बताना है, यानी अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा, ये नहीं होगा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद ही लिया, ये भी गलत होगा। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था और वह उसका मित्र है और उसने उसका पुस्तकालय खरीदा, ये गलत है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, रूपांतरित रूप। 88 का सी। 89 नंबर देखिएगा, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं, अंग वाक्य। यानी जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन, अधीन मतलब उस पर आश्रित कोई दूसरा हो, अंग वाक्य हो, तो वो क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है।
दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य बताएं। थोड़ी देर पहले आपको बताता यदि और तो, यदि आए ना आए लेकिन तो आता है, यानी दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आश्रित होती है। अर्थात ये कहेंगे इसमें शर्त का भाव होता है कि दूसरों का भला तुम करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो एक शर्त होगी, तुम्हारा भला कब होगा, जब तुम दूसरों का भला करोगे। तो इसमें हम कहेंगे शर्त का बोध होता है संकेत में। यहां शर्त का बोध किसमें होता है, संकेतार्थ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इनमें से किस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य की अगर हम बात करते हैं, बताया था मिश्र वाक्य में तीन भेद होते हैं, संज्ञा मिश्र, विशेषण मिश्र, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं जो दोहरे रूप में जुड़े होते हैं। गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, की से जुड़ा है, तो ये तो कौन सा आ जाएगा, संज्ञा मिश्र। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, ये विशेषण मिश्र उपवाक्य है। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यदि और तो से आता है, तो ये क्रिया विशेषण मिश्र। मोहन आया किंतु सोहन चला गया, किंतु यानी इकहरे रूप में समानाधिकरण से जुड़ा हुआ है, ये वैधिकरण से नहीं जुड़ा हुआ, अतः ये कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण वाला आंसर सी। नेक्स्ट, वाक्य रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। वाक्य रचना, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले आता है और गौण कर्म बाद में आता है, ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया। पहले गौण कर्म आता है, पहले कौन सा आता है, गौण कर्म। गौण कर्म किसे कहते हैं, सजीव कर्म को, और प्रधान कर्म पदार्थ कर्म को कहते हैं। मुख्य कर्म बाद में आता है, ठीक है, ये आएगा बाद में। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत है, हमें कथन सही नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, तो पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती, बिल्कुल सही है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, ये भी सही है। साधारण या सामान्य वाक्यों में पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया का क्रम होता है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, व्याकरणिक दृष्टि से उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य क्या, उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को, यानी जिसके बारे में बात कही जाती है। और उद्देश्य के संदर्भ में जो कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। तो यहाँ उद्देश्य की बात कर रहे हैं, उद्देश्य कर्ता होता है, तो कर्ता कौन है यहाँ, सूर्य, तो ये कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ आंसर भी हमारा क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का क्रम होता है, सही है। पहले कर्म, सॉरी गलत है ना, पहले कर्ता आएगा फिर कर्म फिर क्रिया, ये गलत हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में केवल दो ही उपवाक्य होते हैं, जी जरूरी नहीं है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ये भी गलत है। मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से आरंभ होता है, ये सही है। मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य किंतु से, जी नहीं, किंतु संयुक्त वाक्य में आता है, अतः ऑप्शन हमारा यहां सी राइट है। चलो बच्चों अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य प्रकार अर्थ की दृष्टि से किए गए वाक्य भेद के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त वाक्य, इच्छार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक। तो संयुक्त वाक्य ये संरचना के आधार पर आता है, अतः यहां आंसर हमारा ए सही है। 96 नंबर प्रश्न देखो, किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। विशेषण उपवाक्य जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, इकहरे रूप में आते हैं। जब तब ये जब साथ में आते हैं तो ये तो विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण के रूप में आते हैं। जब रात होती है तब चांद निकलता है, ये इसका उत्तर नहीं होगा। मैंने एक लड़का देखा जो बहुत दुबला था, यही तो होगा, जो से जुड़ा होता है। विशेषण उपवाक्य जो होते हैं जो से शुरू होते हैं, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, जिन्हें, जिन्होंने, लेकिन जितना आ जाए वो क्रिया विशेषण में आएगा, जितना, जितने, जितने। राम आगे बढ़ा, और ये संयुक्त वाक्य है। सरकार चाहती है कि की वाला आ गया, ये संज्ञा मिश्र में हो जाएगा, हमें विशेषण, तो आंसर बी होगा 96 का। 97 नंबर प्रश्न दिया, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य, सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये नहीं है। जिसका मुझे भय था वही हुआ, जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है। हम संयुक्त जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके, ठीक है। अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों जिसका, जिसकी, ये तो क्या है, मिश्र हो गया। और दो उपवाक्य जो संयोजक शब्दों से जुड़े हो वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। तो आंसर हमारा यहां सी होगा 97 का।
98 नंबर देखिए, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? जो, जिसका, जिसकी, जिसकी, जिनका, जिनकी, जिनके थोड़ी देर पहले ही बताया था। मिश्र, और मिश्र में भी कौन सा विशेषण मिश्र है? तो संज्ञा तथा क्रिया विशेषण संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण उपवाक्य। आंसर यहां डी। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस वाक्य में? मेरी वह पुस्तक कहां है जिसमें कृष्ण कथा है, वह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते थे, उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, सीता ने कहा कि मैं वन जाऊं। की से आया तो वो तो संज्ञा में आ गया ना, ये तो इसका उत्तर होगा ही नहीं। लेकिन मैंने कहा जैसा वैसा दोहरे रूप में आते हैं, वैधिकरण के रूप में आते हैं, वो होते हैं क्रिया विशेषण के उदाहरण। सी आंसर होगा, सी 99 का। 100 नंबर प्रश्न देखिए 100 नंबर प्रश्न दिया गया है, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार बताओ क्या है? हमने कक्षा में पढ़ा उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, विधेय का मतलब होता है क्रिया, और उद्देश्य का जो विशेषण होता है यानी कर्ता जो होता है उसकी विशेषता बताई जाती है, उसका संबंध जिससे बताया जाता है वो उद्देश्य विस्तार होता है, जिसे हम सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं, और मुख्य उद्देश्य केवल कर्ता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसी प्रकार से जो विधेय होता है, विधेय का अर्थ होता है क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताने वाले जितने शब्द होते हैं, कहने में मुख्य कर्ता और क्रिया, मुख्य कर्ता के बाद वाक्य में जितने शब्द दिए गए हैं वो सब विधेय में आते हैं। और विधेय में क्या क्या शामिल होते हैं? उसमें क्रिया, क्रिया विशेषण, कर्म, कर्म का विस्तारक भी आता है, पूरक और पूरक के विस्तारक भी आते हैं। तो हमें यहां क्या पूछा गया है? उद्देश्य का विस्तार बताओ, यानी कर्ता जो होता है उस कर्ता का संबंध किससे बताया जा रहा है, या उसका विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है? तो मोहन के दोस्त सोहन ने, अब उद्देश्य जो यहां से यहां तक है, अब बात किसके बारे में की जा रही है? सोहन के बारे में। तो सोहन उद्देश्य है, ये कौन सा हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। और इसके बारे में क्या कहा? मोहन के दोस्त, तो ये इससे संबंध बता रहा है, यानी मोहन की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। और विशेषण जो होता है कर्ता का यानी उद्देश्य का जो विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विस्तार। और उद्देश्य विस्तार का एक दूसरा नाम और आता है, क्योंकि ये तो क्या हो गया? मुख्य उद्देश्य मोहन, और ये हो जाता है सामान्य उद्देश्य। तो यहां पर अगर ये पूछा जाता है सामान्य उद्देश्य क्या है, तो भी मोहन के दोस्त, और उद्देश्य का विस्तार मोहन के दोस्त। तो ऑप्शन यहां पर हमारा ए दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। चलिए 101 नंबर प्रश्न, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्दों के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, शब्दों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो संक्षेपण ये हो गया ना, विस्मय सूचक, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह आते हैं जो इस रूप में लिखते हैं। सी इसका आंसर होगा। चलो 102, लिखते समय बीच में यदि कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाता है तो उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे लिखा जाता है? वो हंसपदित होता है। कौन सा होता है? हंसपद। इस चिन्ह को हम इस प्रकार से लिखते हैं, आपको कभी तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या कई बार इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिलता है। तो आंसर डी। किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ? उपयुक्त यानी सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, पहले वाले में हो गया ना, ये तो विवरण चिन्ह है। कथन जब किया कहा जाता है तो यहां क्या कहे? उसने कहा की का प्रयोग किया जाता है ना संज्ञा मिश्र वाले में, या तो आप की का प्रयोग कर दो, की नहीं प्रयोग करो तो उसकी जगह अल्प विराम लगा दो, और फिर इनको कथन के रूप में आता है तो उद्धरण विराम चिन्ह में प्रयुक्त होता है, तब तो सही हो जाता है। इसका मतलब ये गलत। आगे देखें, तुम कहां रहते हो, सही है, रामचरितमानस के रचिता तुलसीदास हैं, ये भी सही है, क्योंकि इकहरी उद्धरण चिन्ह में किसी रचना का नाम उद्धरण चिन्ह में आता है इकहरे में। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि, ये भी सही है, क्योंकि उपनाम जो होता है वो भी इकहरे उद्धरण चिन्ह में आता है। तो आंसर हमारा ए। नेक्स्ट, इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम कौन सा होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, इनकी बातें करते हैं। पूर्ण विराम, ये तो अल्प विराम है। कौन सा है? अल्प विराम। ये कौन सा है? अर्ध विराम। और ये अपूर्ण विराम है, वो योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आंसर यह क्या है हमारा? बी। 105 देखिएगा, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, मतलब गलत? आप कानपुर से कब आए? प्रश्न किया, सही है। वाह आपने तो कमाल कर दिया, ये भी सही है। क्यों?
विस्मय हो रहा है, विस्मय तो राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, ठीक है, पूर्ण विराम आगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उपनाम जो होता है उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, दोहरे का नहीं होता, अतः यही अशुद्ध हो गया। डी ऑप्शन इसका सही है। 106 किस स्थिति में अवतरण चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता? अप्रचलित अथवा विशेष प्रचलित शब्दों में करते हैं जी। किसी के महत्वपूर्ण वचन या कथन जो होते हैं उसको उद्धृत करने में कहा जाता है, वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आ जाता है, डबल इन्वर्टेड कोमा में आ जाते हैं। रचना का अनुवाद करते समय अनुवाद में नहीं आता है, उपनामों में किया जाता है, तो आंसर यहां क्या होगा? सी। निदानात्मक मूल्यांकन से क्या ज्ञात होता है? विद्यार्थियों की सामान्य उपलब्धि? जी नहीं। विद्यार्थियों की विशिष्ट कठिनाइयां, विद्यालय का परिणाम, शिक्षक का वेतन। बच्चों, विद्यार्थियों की विशिष्ट कठिनाइयों का पता निदानात्मक, निदानात्मक क्या है? कोई समस्या होती है उसकी जानकारी लेना, यानी उनकी जड़ को खोजना, उसके कारणों को जानना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो विद्यार्थियों की विशिष्ट कठिनाइयां जो होती है उनको जानना ही इसमें आंसर आ जाएगा। ऊपरी विराम चिन्ह कौन सा है? देखो, ऊपरी विराम चिन्ह जिसे हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, जिसे हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, जिसे हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, जिसे ऊपरी विराम चिन्ह भी कहा जाता है। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। अगर उप विराम होता, उप विराम वो अलग होता है। उप विराम चिन्ह तो ये होता है विसर्ग चिन्ह। ऊपरी विराम ये वाला हो गया ना, तो आंसर ए यहां पर सही दिया हुआ है। 109 नंबर प्रश्न देखिएगा। हरीश तुम कहां से आ रहे हो? इस वाक्य में हरीश शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताओ बच्चों, कौन सा लगेगा? यहां जब संबोधित किया जा रहा है, हरीश संबोधन किया जा रहा है, तो संबोधन विराम चिन्ह लगेगा, ये रहा, यहां पर ये चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आंसर बी इसका सही। चलिए 110 उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? क्रम संख्या दर्शाने के रूप में? जी नहीं, नहीं होता क्रम संख्या के रूप में। वाक्य की त्रुटि दूर करने के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं, ये भी नहीं होता। वाक्य में विषय की सूचना देने के लिए, ये भी नहीं होता। किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, हाँ, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। डबल इन्वर्टेड कोमा जो कथन होता है, उद्देश्य यानी किसी के कथन या परिभाषा को जो व्यक्त किया जाता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखिए, निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए, विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए, या किसी के लिए? देखिए क्या ले, निदानात्मक मूल्यांकन का किया किसका जाता है? छात्रों के रूप में, लेकिन परिणाम किसके लिए उपयोगी होता है? छात्रों के लिए भी और शिक्षकों के लिए, तो दोनों के लिए फायदेमंद होता है, तो दोनों के लिए यहां सही आंसर होगा। परिणाम पूछा, परिणाम दोनों के लिए होता है, लेकिन निदानात्मक शिक्षक विद्यार्थियों का करते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही, पहले ही लिख दिया ना, आंसर सही आ रहा है। विस्तार देने के लिए, भ्रांति निवारण के लिए, व्याख्यान करने के लिए, आंसर ए सही इसका। 113 नंबर देखिए, लोकोक्ति चुनिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कमर कसना, टांग अड़ाना, दम भरना। बच्चों ध्यान से रखिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है? अगर किसी वाक्य के अंत में होना क्रिया के रूप में जब ना आता है, वो किसकी पहचान है? मुहावरे की। और ना नहीं आता तो वो होती लोकोक्ति। तो यहां कसना होने के रूप में, अड़ाना, भरना, ये मुहावरे हैं। इसके अंत में ना नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ होता है अवसरवादी होना, या ये भी कह सकते हैं सिद्धांतहीन होना। ठीक है, आंसर ए इसका सही। 114 देखिएगा, लोकोक्ति का चयन कीजिए। अभी बताया वो देख लीजिए, ना ना, ये चाल है, कौवा चले हंस की चाल, ऑप्शन बी। 115 देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का त्योहार होना,
ईद का चांद को लाना, ईद पर चांदी काटना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका सही अर्थ होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है लालच देकर धोखा देना। तो देख लीजिए इससे संबंधित अर्थ, अच्छी बातें कहकर बहकाना, यही हो जाएगा। बहलाना, भ्रमित करना, मीठी बातें करना नहीं। ए आंसर इसका सही उत्तर है। बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा, उपयुक्त मुहावरा क्या है? सिर मारना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर उठा लेना, मार धाड़ करना। आंसर सी इसका सही ऑप्शन है। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाना, धन इकट्ठा करना। 99 के फेर में पड़ना तो किसी के चक्र में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना, धन जोड़ने में लगे रहना। देखो आंसर सी अलग ही दिख रहा है। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? कोई माल मस्त, कोई हाल मस्त, नहीं ये नहीं। कई हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए, गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी टेढ़ी। यही तो इसका आंसर है। कितने प्रयत्न करो, कुटिल व्यक्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, मुहावरे का। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये कह रहे हैं राजनीति में दल बदल, जी नहीं। समय का रुख देखकर काम करना, यही तो होगा। पवन की तरह कभी शीतल, ऐसा काम करना चाहिए। बच्चों बी आंसर इसका सही दिख रहा है जी, कि जैसी बयार बहे पीठ तैसी दीजिए, तो समय का रुख देखकर अपना काम करना चाहिए। 122 मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम हो गया ना, तो ऊंट के मुंह में जीरा, इसका आंसर बी होगा। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए लोकोक्ति क्या है? यानी स्थिति दयनीय है फिर भी घमंड नहीं, तो ऊंट के मुंह में जीरा, तो ये अल्प मात्रा की बात के। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी सशंकित होना। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, यही इसका आंसर होगा सी। 124 अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय क्या है? आंख से काना, आंखों से दिखाई न देना, विवेक भ्रष्ट होना, जहां धांधली का बोलबाला हो। अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना, इसका आंसर होगा। 125 नंबर देखिए, एक पंथ दो काज का उचित अर्थ क्या है? यानी एक साथ दो कार्य करना, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, एक साथ दो दो दोष, एक राह पर दो लोग, समय पर कार्य करना। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपनी बुराई न दिखना, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है, काम न जानना और बहाने बनाना, न कारण होना, न कार्य होना। चिराग तले अंधेरा, क्या लिखा? अपनी बुराई न दिखना, तो यहां ए आंसर इसका सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ना होने पर भी ढोंग करना, सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, शेखी मन, यानी कुछ है नहीं फिर भी ढोंग करते रहना, दिखावा करना। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इसका अर्थ हो जाएगा। साक्षात संकेतित अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति, यानी संकेतित अर्थ प्रकट करती अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति जो होती है, जो संकेतितार्थ का बोध करवाती है, तो यहां ए आंसर इसका सही होगा। अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है, देखो अभिधा का वाच्यार्थ होता है, लक्षणा का लक्ष्यार्थ होता है, व्यंजना का ध्वन्यार्थ होता है, तो यहां ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी पद में केवल उपमान पदों के द्वारा अभेद बतलाया जाता है, वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? सारोपा लक्षणा, साध्यावसाना, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। यानी उपमेय को जब समाप्त कर दिया जाता है और उपमान के आधार पर भेद का, तो वो साध्यावसाना हो जाएगी बच्चों। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, साध्यावसाना लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी पद में मुख्यार्थ की बाधा उत्पन्न होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करते समय भी शब्द का अपना अर्थ कभी लुप्त नहीं होता, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी?
आसोपा, साध्यवसाना, उपादान या लक्षणा। यानी अर्थ समाप्त नहीं होता, वो उपादान होती है, उपादान लक्षणा। आंसर यहां सी हो जाएगा 131 का। जब किसी पद में मुख्यार्थ की बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? यानी सादृश्य जो होता है ना, सादृश्य के संबंध के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो शुद्धा और गौणी, इन दो में से आंसर आपको देखो, एक तो सादृश्य के आधार पर होता है, दूसरा सादृश्य के बिना। सादृश्य के आधार पर होती है वो होती गौणी, तो बी, और बिना सादृश्य के शुद्धा होती है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। जब किसी पद में मुख्यार्थ की बाधा होने पर सादृश्य के अतिरिक्त, या प्रश्न आ ही गया देखो, सादृश्य के अतिरिक्त किसी संबंध से अर्थ ग्रहण किया जाता तो वो कौन सी होती है? शुद्धा लक्षणा। यहां ए आंसर हो जाएगा। ध्वन्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा, तो वाच्यार्थ की बात करते हैं, लक्ष्यार्थ लक्षणा की बात करते हैं, और ध्वन्यार्थ व्यंजना शब्द शक्ति, तो डी ऑप्शन यहां इसका सही उत्तर है। भजन कहो ताते भजो भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गंवार। यमक अलंकार हो गया, यमक अलंकार अभिधा शब्द शक्ति की पहचान है। आंसर ए हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सी शब्द शक्ति अभिधा, यानी यमक अलंकार जहां आता है वो अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण होता है। पंजाब शेर है वाक्य में व्यंजक शब्द क्या है, यानी अन्य अर्थ कौन सा निकलता है? पंजाब, शेर, उक्त, दोनों ही नहीं है, क्योंकि यहां पर तो वहां के लोगों की बात की जा रही है, तो वो यहां उत्तर है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मोहन सितार बजाने में कुशल है वाक्य में लक्षक शब्द क्या है? मोहन, यानी लक्षणा, लक्षक की बात, तो कुशल की बात करें ना, कुशल शब्द हो जाएगा इसमें। लक्षक शब्द तो क्या है? कुशल होना, तो आंसर सी होगा इसका। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, देव कवि के अनुसार किस शब्द शक्ति में से युक्त काव्य सर्वश्रेष्ठ माना गया? देव कवि ने हमेशा अभिधा शब्द शक्ति की प्रशंसा की है। अभिधा शब्द शक्ति के अनुसार, यानी अभिधा शब्द शक्ति उनके काव्य के सर्वश्रेष्ठ के रूप में मानी गई है, तो ए देव कवि के अनुसार पूछा गया, तो ए इसका सही आंसर होगा। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक की होती है, मार्गदर्शक की होती है, निरीक्षक की, या निर्णय की? तो ये मार्गदर्शक के रूप में होता है। उपचारात्मक शिक्षण में एक शिक्षक जो होता है उसकी भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है, तो आंसर हमारा यहाँ बी होगा। 140, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय व खाए बोराए जग व पाए बोराए, तो यहां भी फिर यमक अलंकार आ गया। कनक कनक सोना दतुरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है, अर्थ सीधा सीधा तो निकल रहा है, जहां सीधा सीधा अर्थ निकलता वो अभिधा। क्या कहा है? ये अलंकार है तभी तो, यमक अलंकार क्या कहता है? सीधा सीधा अर्थ व्यक्त करता, वो घुमा फिरा के अर्थ व्यक्त नहीं करता। हम क्या कहते हैं कि सोना दतूरे से 100 गुना अधिक नशीला है। दतूरे को तो खाने से नशा होता है, जबकि सोने को पाने मात्र से नशा हो जाता है। तो बात को घुमा फिरा के तो कुछ कहा ही नहीं गया, कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा, कोई विशेष अर्थ नजर नहीं आ रहा, सामान्य अर्थ नजर आ रहा है। सामान्य अर्थ नजर आता है वो अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि यहां यमक अलंकार है। नेक्स्ट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात में शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा और व्यंजना। तो यहां भी बच्चों अभिधा शब्द शक्ति ही होगी। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, ठीक है। मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, मानो शब्द जब आता है वो किस में आता है? मानो उत्प्रेक्षा अलंकार में, और उत्प्रेक्षा अलंकार जब आता है वो भी अभिधा का ही उदाहरण होता है, तो यहां भी ए। नेक्स्ट, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, का घटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर में शब्द शक्ति कौन सी होती है? ये तो व्यंजना शब्द शक्ति है ना, क्योंकि यहां वृष भानुजा इनमें श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार युक्त पद जो होते हैं वो व्यंजना शब्द शक्ति का होता है। तो लेकिन यहां पर क्या ये शाब्दी व्यंजना है या आर्थी व्यंजना? अर्थ की नहीं है, शब्द के आधार पर इसका अर्थ व्यक्त किया। यानी वृष भानु की जा, क्या लिख रहे हैं? वृष भानु की जा का मतलब होता है पुत्री, राधा की बात कर रहे हैं। या वृषभ धन अनुजा, अनुजा बोलते हैं बहन को, वृषभ यानी बैल की बहन, गाय। तो शब्द एक है, अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। तो ये
बी सॉरी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 143 नंबर में आ जाए। निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की रैंक निर्धारित करना, जी नहीं। त्रुटियों का पता लगाना, बिल्कुल सही है। परीक्षा परिणाम घोषित करना, कमजोरियों को सुधार करना, सुधार करना नहीं, सुधार करना तो उपचारात्मक में आ जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 144 नंबर देखिएगा। निदानात्मक परीक्षण की प्रकृति कैसी होती है? क्या व्यापक होती है, सीमित और विशिष्ट होती है, केवल मौखिक होती है, केवल वस्तुनिष्ठ? मौखिक और वस्तुनिष्ठ का तो मतलब ही नहीं होता। इन दोनों में देखें तो ये क्या है, सीमित और विशिष्ट होती है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी बताया था, कमजोरियों का जब पता लग जाता है तो उसमें कमजोरियों को दूर करना। उसमें देखिए पता लगा लिया, विद्यार्थियों का दंड देना, कमजोरियों का सुधार करना, कमजोरियों का पता लगाना, सामान्य शिक्षण करना। तो कमजोरियों का सुधार करना है जी उपचार का मतलब। यहां पर तो पता लगाना तो क्या निदान में आएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रश्न को घुमा के फिर दिया गया है, क्योंकि पहले वो पूछा था सीधा सीधा, यहां भाषा का थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया त्रुटि विश्लेषण के लिए, समय प्रबंधन के लिए, प्रश्न पत्र निर्माण, प्रशासन। बार बार कहते हैं निदानात्मक क्या होता है, समस्या को खोजना होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले पूछता है क्या क्या लक्षण आपके नजर आ रहे हैं, कभी कुछ पूछता है, कभी हम वो एक एक चीज नोट करते हैं, कभी टेस्ट करवाते हैं तो वो नोट करते हैं। वो क्या एक निदान है, मतलब उस समस्या को खोज रहे हैं। उसके बाद जो हमें ट्रीटमेंट देते हैं वो क्या उपचार करते हैं, वो उपचारात्मक होता है। उसी प्रकार से यहाँ त्रुटि विश्लेषण के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन बहुमुखी होता है। मूल्यांकन बिल्कुल सही बहुमुखी होता है जी। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य, ये भी सही है। मापन जरूरी है, तो बिना मापन के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक, अत्यंत व्यापक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मूल्यांकन एकांकी, एकांकी नहीं होगा, व्यापक होता है, ये अभी तो बताया। इसका मतलब ये आंसर इसका हो जाएगा। विशेषता नहीं है, यही तो पूछा है। 148 निदानात्मक मूल्यांकन किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है? केवल प्रतिभाशाली, जरूरी नहीं है जी। केवल कमजोर छात्रों के लिए, ये भी जरूरी नहीं है। सभी छात्रों के लिए, सभी के लिए होगा ये। शिक्षकों का तो मतलब ही नहीं इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, निदानात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है? प्रारूपिक यानी फॉर्मेटिव, संपूर्ण, सम्मेटिव, निरंतर, कंटिन्यूस, पूर्व मूल्यांकन, प्री टेस्ट। तो निदानात्मक मूल्यांकन जो होता है एक प्रारूप के रूप में होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। अतः आंसर यहां ए हो जाएगा 149 का। अंतिम प्रश्न देखिए 150, त्रुटि का निदान और सुधार किस प्रक्रिया का आधार है? संपूर्ण मूल्यांकन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन, केवल रिपोर्टिंग प्रक्रिया। यानी त्रुटि का निदान और सुधार निदानात्मक उपचारात्मक मूल्यांकन दोनों में शामिल किया जाता है। अतः 150 का सही आंसर होगा बी। तो चलिए बच्चों, सॉल्यूशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।